जय हिंद साथियों। आज मैंने सुबह सुबह जब मैंने मोबाइल खोला तो मेरे पास मैसेज आ रहे थे व्हाट्सएप पे, जिसमें ये लिखा था बात हैप्पी प्रपोज डे। हैप्पी प्रपोज, ये प्रपोज डे क्या होता है? हमको ये समझ में आया कि वही प्रपोज डे है ना। पढ़े, इसलिए इसके चक्कर में मत पड़िएगा आप लोग और पढ़ाई कीजिएगा, वक्त बहुत करीब है। आप सभी का फिर स्वागत है स्टार जीएस अकेडमी पर। हम आर के सर, चलिए कुछ नया सीख लेते हैं। और नया सीखने में आज जो पता है आपको कि हमारा एकेडमी यानी सुपर सीरीज लेकर आ रहा है। यानी सुपर सीरीज में आपको देखा जाए यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमारा एकेडमी लेकर आ रहा है। यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको देखने का मिलेगा सुपर सीरीज में, यानी 200 प्लस। इसके पहले यानी सोशल साइंस का जो आया था, सोशल साइंस का जो हमको 300 प्लस मैंने ऑब्जेक्टिव दिया था, उससे बहुत कम बच्चे ने वॉच कर पाया यानी देख पाए। अगर आपने क्लास नहीं देखा है तो आई बटन में चल रहे क्लास को आप वहाँ से देख सकते हैं। और लेकिन आज जो हम पढ़ाएंगे आपको, यानी आज हम पढ़ाएंगे जिसका नाम है क्या, जिसका नाम है साइंस। साइंस में हम पढ़ाएंगे यानी विज्ञान को आपको 200 प्लस ऑब्जेक्टिव मिलेंगे। क्या मिलेंगे? ऑब्जेक्टिव मिलेंगे, जो आपको एग्जाम को देखने से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप प्रपोज डे के चक्कर मत पड़िएगा, पढ़ाई कीजिए। क्योंकि आप अगर 10 दिन अच्छा से पढ़ लेते हैं तो हर साल प्रपोज डे आता है, पर आपका एग्ज़ाम साल में एक बार ही आता है। इसलिए प्रपोज के चक्कर में मत पड़िएगा, पढ़ाई कीजिएगा। आप क्लास लास्ट तक देखेंगे और क्लास अच्छा लगे तो लाइक करके दोस्तों के पास शेयर करेंगे। और हमारे अकेडमी पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। स्वागत है स्टार जीएस अकेडमी पर। आज हम साइंस कराएंगे आपको, जिसमें 200 प्लस क्वेश्चंस कराएंगे जो बीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 10 इयर्स पहले का पूछा हुआ है। इसलिए आप क्लास में लास्ट तक बने रहेंगे। चलिए पहला क्लास प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर आपको देखा जाए तो प्रश्न नंबर आपका 1 है, जिसमें लिखा हुआ है किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है। यानी उत्तल लेंस सबसे पहले समझने वाली चीज़ है कि ये जो होता है उत्तल लेंस होता है। और उत्तल लेंस के दोनों ओर आपको देखने के लिए इधर से भी आप कोई इधर वस्तु रख सकते हैं, इधर से भी रख सकते हैं, जिसके बीच में उत्तल का अर्थ है जिसमें क्या है, बीच में उठा हुआ हो। यानी यहाँ पे उठा हुआ है, इसी का नाम है उत्तल लेंस। तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी जो होता है एफ जो होता है, यानी क्या होता है, F1 F2 क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है। यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर आपके बीच देखने का मिलेगा 2 नंबर। 2 नंबर प्रश्न कहता है कि किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए निम्न में से कौन सी लेंस पसंद किया जाता है। यानी कोई छोटा सा शब्द है, उसको पढ़ना चाहते हैं तो किसका उपयोग करेंगे? तो उसके लिए ऑप्शन नंबर सी कहता है 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस। यानी यही लेंस का हमको उपयोग करना होगा, जिससे आपको क्या हो सके, अच्छा से पढ़ सके। 2 किसी होगा। हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, जो प्रश्न नंबर आपका नेक्स्ट है। 3 नंबर प्रश्न कहता है कि मोटर गाड़ी में चालक के सामने समांतर लगा रहता है। यानी जो मोटर गाड़ी होता है, यानी कोई गाड़ी है जैसे बस है, ट्रक है, उसके चालक के सामने जो लगा रहता है वो कौन सा दर्पण है? यानी क्या है, मिरर है। इसी का प्रश्न कह रहा है। तो ये मिरर होता है उत्तल। यानी सबसे बड़ा चीज़ उसमें समझने वाला उत्तल, यानी जिधर से उतरता है उसी का नाम क्या है, उत्तल। यानी ड्राइवर जिधर से उतरता है उसका नाम क्या है, उत्तल दर्पण। इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर आपका देखा जाए तो 4 नंबर है। 4 नंबर प्रश्न कहता है किसी व्यक्ति के समतल दर्पणों की ओर 4 मीटर सेकेंड के चाल से आ रहा है, तो उस व्यक्ति को समतल दर्पण के सामने अपना प्रतिबिंब चाल से आता हुआ प्रतीक होगा। यानी कोई वस्तु अगर ए वेग से जाता है तो उधर से 2a वेग से आता हुआ प्रतीक होता है। यानी 4 से जा रहा है तो उधर से किस में आएगा, यानी उधर से जब आएगा तो 8 की स्पीड में आएगा। यानी इसका आंसर देखा जाए तो 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड आंसर होगा, जो ऑप्शन नंबर आपका सी है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर आपके बीच 5 है। 5वां प्रश्न कहता है कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ा देने पर आंखों को उत्पन्न दोष होती है। यानी नेत्र लेंस जो होता है, जो आंख का लेंस होता है, उसको अगर बढ़ा दिया जाए तो कौन सा दोष होता है, यानी बढ़ जाती है तो कौन सा दोष होता है? 5 नंबर का आंसर देखा जाए तो बी, जिसका नाम है दीर्घ दृष्टि दोष। यानी दीर्घ दृष्टि दोष क्या है, समझ ले बात। कहता है कि दीर्घ दृष्टि दोष में दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। यानी दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, पर नज़दीक का वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता है।
उसे दीर्घ दृष्टि दोष कहा जाता है। इसको दूर करने के लिए दीर्घ दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। तो राइट आंसर इसका भी होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर आपके बीच कौन सा है? प्रश्न नंबर आपके बीच 6 नंबर प्रश्न है। 6 नंबर प्रश्न कहता है दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्तियों को जिस चश्मे का उपयोग की जाती है उसका लेंस होती है। इन दूरदृष्टि दोष यानी दूर दृष्टि दोष के लिए कौन सा चश्मे का उपयोग किया जाता है, जिसका मैंने अभी बताया था, जिसका नाम है उत्तल लेंस। यानी इसका उत्तल लेंस इसका आंसर होगा, जो उत्तल लेंस ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है। 7 नंबर प्रश्न कहता है कि विद्युत आवेश की इकाई क्या होता है। यानी विद्युत आवेश यानी इलेक्ट्रिक चार्ज का एसआई यूनिट क्या होता है, यही प्रश्न पूछा जाता है। जो 7 नंबर प्रश्न आपका है तो उसका क्या होता है, कूलम्ब होता है, यानी क्यू से सूचित किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर आपके बीच 8 है। कहता है कि विद्युत आवेश 2 प्रकार की होती है। यानी चार्ज जो होता है इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज वह 2 टाइप्स का होता है, जिसमें एक धन होता है यानी पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। और इस माना जाता है यह समीकरण किसने बनाया था। इस समीकरण का जो देन है वो किसने दिया था, उसका नाम क्या है। जो ऑप्शन नंबर 8 का देखा जाए तो डी होगा। अब नेक्स्ट प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9 है। कहता है कि एक पदार्थ को 1 कूलम्ब धनावेश यानी एक कोई मेटर है, पदार्थ है, उसको 1 कूलम्ब धनावेश यानी 1 क्यू पॉजिटिव चार्ज आवेशित किया जाता है, तो उस पदार्थ पे इलेक्ट्रॉन के चार्ज क्या होगा, यानी ई का मान क्या होगा। तो 1.6 × 10⁻1.26 या 1.6। अब इसे मिलाइएगा, कौन सा आंसर इसका राइट होगा। जो 1.25 × 10⁻19 कूलम्ब्स होगा, जो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है 9 नंबर का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर आपके बीच 10 है। कहता है किसी विद्युत बल्ब में 220 वोल्ट तथा 100 वोल्ट का अंकित किया जाता है। 110 वोल्ट की संचालित करती है, तो विद्युत उपयुक्त शक्ति क्या है। यानी इसका क्या है, आई का मान पूछा जा रहा है, यानी उपयुक्त पावर इसका क्या है। 10 का आंसर देखा जाए तो यानी 100 वाट्स इसका आंसर होगा। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर आपके बीच 11 है। कहता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण परिघटित है। विद्युत चुंबकीय जो प्रेरण किस पर आधारित है। 11वें प्रश्न का आंसर देखा जाए तो सी है, कुंडली और चुंबकों के बीच है। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर आपके बीच 12 है। विद्युत जनित में सिद्धांत आधारित है। विद्युत जनरेटर जो है किस सिद्धांत पर आधारित है। तो 12 का आंसर देखा जाए तो प्रेरक चुंबक के तत्व पर आधारित है। 12 का आंसर देखा जाए यानी सी होगा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है। 12 के आंसर सी होगा। हम चलते हैं 13वां प्रश्न। कहता है लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है। यानी जब शॉर्ट सर्किट होता है तो विद्युत धारा का मान क्या होता है। 13वां प्रश्न का आंसर देखा तो बहुत अधिक बढ़ जाती है। जब शॉर्ट सर्किट हो जाएगा तो करेंट का मान क्या होगा, बढ़ जाता है। नेक्स्ट प्रश्न 14 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ रहा हूँ। जो आपको 14 नंबर प्रश्न कहता है 14 नंबर प्रश्न कहता है कि प्रतिक्रिया PbO + C यानी और के कराने के बाद PbCO3 यानी कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है, तो उसमें अवकरण किसका हो रही है। 14 नंबर आंसर देखा जाए तो आपको सी आंसर होगा, यानी कार्बन एक अवकारक है। हम 15 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 15 नंबर प्रश्न कहता है निम्न धातुओं में से कौन सा NaOH के विलयनों से H2 यानी गैस देती है, उसको क्या कहा जाता है। तो 15 का आंसर सी होगा, यानी एल्युमिनियम कहा जाता है, यानी सी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 16 नंबर का था यदि विलयन का मान pH 13 है तो इसका अर्थ क्या है। क्षार है कि अम्ल है कि भस्म है, प्रबल है कि कम्ल है, इसके बाद क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो 16 का आंसर जो होगा वो प्रबल क्या है, बेस है, यानी क्षारिका है, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। हम प्रश्न नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ रहे हैं। प्रश्न नंबर आपके बीच 17 है। साधारण ताप का फास्फोरस का आणविक सूत्र क्या होता है। यानी फास्फोरस के साधारण टेम्परेचर पर क्या होता है।
17 नंबर प्रश्न का आंसर देखा जाए तो आपको डी होगा, यानी P4 होता है। नेक्स्ट प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 18 है। 18वां प्रश्न कहता है कि पीतल पपीता में रहता है, यानी पीतल में, पपीता ने लिखा है पीतल किसका किसका मिश्र धातु है। 28 नंबर के आंसर देखा जाए CO प्लस जिरेन का मिश्रण है कौन, पीतल यानी कांस। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर आपके बीच 19 है। 19वां प्रश्न कहता है कि धातु की प्रकृति होता है। मेटल जो होता है, यानी कि इसका नाम क्या है, मेटल। मेटल क्वेश्चन कहता है मेटल का नेचुरलिटी क्या होता है, यानी प्रकृति क्या होता है। 19 का आंसर देखा जाए तो आपको क्या होगा, 19 का आंसर, 19 का एक आंसर यानी विद्युत क्या होता है, धनात्मक होता है, यानी इलेक्ट्रिक पॉजिटिव होता है, यानी प्लस चार्ज होता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर आपके बीच ये रहा 20 नंबर। चुंबकीय अशुद्धि को किस प्रकार किया जा सकता है। अगर चुंबक में कोई अशुद्धि है, चुंबकीय अशुद्धि जो प्रतिक्रिया है उसे दूर कैसे किया जा सकता है, किस प्रक्रिया के द्वारा। 20 का आंसर देखा जाए तो डी होगा, चुंबकीय। 21 नंबर प्रश्न की ओर हम आ चुके हैं। कहता है आकर्बनिक यौगिकों का औसत तत्व कौन सा है, यानी आकर्बनिक यानी ऑर्गेनिक्स कंपाउंड्स का तत्व कौन सा है, तो कार्बन इसका राइट आंसर होगा। यानी कार्बन का देखा जाए तो परमाणु संख्या 6 होता है और परमाणु द्रव्यमान 12 होता है, यानी इसका नाम है एटॉमिक नंबर, इसका नाम है एटॉमिक मास। कार्बन 6 नंबर पर आता है। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कहता है अक्रिय तत्व है। अक्रिय गैस देखा जाए तो इसमें हीलियम है, जिसके यानी ऑस्टक जो होता है जिसमें फुल फील्ड 8 तक जाता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लास्ट ऑर्बिट में जाती है, उसका वैलेंसी जिसका नाम है वैलेंसी उसको कहा जाता है। लेकिन हीलियम एक ऐसा अक्रिय गैस है जो सबसे हल्का है देखा जाए अक्रिय गैस में, तो ये सबसे, इसमें ये जो नियम है फ्लो नहीं करती, इसका आंसर क्या होगा, हीलियम होगा। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन और रेडॉन जो है अक्रिय गैस हैं। नेक्स्ट प्रश्न के बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर आपके बीच ये है। एल्कीन श्रेणी के यौगिक समान सूत्र होता है। देखिए देखा जाए हाइड्रोकार्बन, इसका नाम है हाइड्रोकार्बन के फुल क्लास हो गई मेरे अकेडमी से। हाइड्रोकार्बन 3 प्रकार का, यानी 2 प्रकार का होता है, जिसका नाम है एक सेचुएटेड, एक नाम है अनसेचुएटेड। सेचुएटेड एक बेटा है जिसका नाम है एल्केन, एल्केन जिसमें एन जुड़ा रहता है। अब एल्केन का समान क्षेत्र जो होता है CnH2n+2 होता है, लेकिन यहाँ एल्कीन लिखा जा रहा है। तो अनसेचुएटेड हाइड्रोकार्बन का 2 होता है जिसका नाम है एल्कीन, एल्काइन। तो ये पूछ रहा है एल्कीन यानी डबल बाउंड CnH2n। CnH2n ऑप्शन नंबर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा 23 का। अब नेक्स्ट प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 24 है आपके लिए। 24वां प्रश्न कहता है कि अपमर्जक बनाने का उपयोग किया जाता है। अपमर्जक जो बनता है उसमें क्या चीज़ का उपयोग किया जाता है, अल्कोहल या कास्टिक पोटास या गंधक कहा जाता है, इथर, यानी कास्टिक पोटास भी लिखा है लेकिन अल्कोहल ना होकर कास्टिक पोटास जो होगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है आवर्त सारणियों में कहता है कि 8वां ए ग्रुप कौन सा है। हाइड्रोजन तत्व है कि अक्रिय गैस है, अक्रिय गैस, यही पूछा जा रहा है प्रश्न में। जो आपको 25 का आंसर अगर देखा जाए तो क्या होगा, तो हाइड्रोजन ग्रुप है, यानी क्या है इसका नाम, हाइड्रोजन ग्रुप ऑप्शन नंबर 1 नंबर में है, जिससे आयोडीन आता है, ब्रोमीन आता है और Cl आता है। एक ठो और आता है जिसका नाम यानी IBr और Cl, एक और आता है जो मैं कंफ्यूज आ रहा हूँ, आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं 26वां प्रश्न की ओर। कहता है 26वां प्रश्न, आवर्त सारणियों में बाएं से दाएं जाने पर प्रकृति के बारे में कौन सा कथन असत्य है। यानी 26 नंबर का आंसर देखा जाए तो सी होगा, परमाणु आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देती है। हम चलते हैं 27वें प्रश्न की ओर। कहता है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रियाएं उत्पन्न होती है। प्रकाश संश्लेषण को जो प्रतिक्रियाएं होती है उसमें क्या उत्पन्न किया जाता है, यानी 27 का आंसर देखा जाए तो कर्बोज का हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर आपके बीच 28 रहा। कहता है अंडाणु निषेचित होती है कहाँ पे। अंडाणु निषेचित कहाँ होता है, फ्लैपियम नालिकाएं है, यानी फ्लैपियम ट्यूब में, जो ऑप्शन नंबर सी होगा। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 29 है। कहता है श्वसन की एक प्रक्रिया है, क्या चीज़, श्वसन से क्या होता है। जो 29 नंबर का आंसर देखा जाए तो बी होगा, यानी माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन की प्रक्रियाएं होती है। जो एनर्जी कहते एनर्जी ऑफ हाउस कहा जाता है, यानी
एनर्जियों का घर कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया का। अब चाहते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। कहता है एक स्वच्छ मनुष्य संकुचित और अनुसूचित दाब कितना होता है? कितना होता है? 120/80 होता है, यानी 120/80 इसका राइट आंसर होगा। जो 30 का आंसर देखा जाए तो 1 होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर आपका बीच 31 है। कहता है पत्तियों में मुरझाना किस पादक हार्मोन के कारण संभव है? अगर कोई चीज़ है, मैंने आपको देखिए कोई भी चीज़ का पत्ता है अगर वो मुरझा रहा है तो किसके कमी के कारण वह मुरझा जा रहा है, यानी सिकुड़ जा रहा है? यही प्रश्न है जिसका नाम है एस्कर्बिक एसिड। नेक्स्ट प्रश्न है 32 में। कौन सी पादप नियंत्रण फल बेचने वाले द्वारा उपयोग की जा सकती है? यानी कौन सा ऐसा पादक हार्मोन है जो फल बेचने वाले के लिए उपयोग की जा सकती है? यानी 32 नंबर प्रश्न का आंसर देखा जाए तो सी, यानी इसका अर्थ यह है आम पकाया जाता है या कोई भी चीज़ अगर पकाते हैं तो पके हुए फल ही मार्केट में बिकते हैं। वही प्रश्न पूछा जा रहा है, नियंत्रण करने के लिए इथिलीन का उपयोग किया जाता है कृत्रिम रूप से फलों को पकाने के लिए। अब नेक्स्ट प्रश्न 34 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 34 नंबर कहता है कि एड्स रोग का प्रमुख कारण क्या है? एड्स रोग जो होता है असुरक्षित यौन संबंध से होता है, यानी कांटेक्ट में सेक्सुअली कांटेक्ट आने से एड्स हो जाता है। एड्स का टेस्ट का नाम है मोरिला टेस्ट, एड्स में कराई जाती है। अब नेक्स्ट प्रश्न नंबर 35 है। चमगादड़ एवं पक्षियों के पंख किस प्रकार के अंग का उदाहरण है? चमगादड़ और पक्षी जो है किस पंख का उदाहरण है? तो ये भी है समजात, यानी समजात पंख का उदाहरण है। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर आपके बीच ये रहा 36। वे अंग जिसकी उत्पत्ति तथा मूल संरचनाओं को समानता होती है किंतु कार्य के अनुसार उसकी बाद संरचनाओं की परिवर्तन होती है वो अंग कहलाती है। 36 का आंसर देखा जाए तो ए एन समजनत अंग कहलाती है। हम 37 की ओर बढ़ते हैं। कहते कृत्रिम परितंत्र का उदाहरण कौन सा है? 37 का आंसर देखा जाए तो आपको सी नंबर झील और तालाब। नंबर देखा जाए तो 38 है, जिसमें कहता है कि प्रकृति में ऊर्जाओं का स्रोत क्या है? तो सन है, यानी सूरज। सूरज में एक प्रतिक्रिया होता है क्योंकि सूरज हमेशा अभी तक जलते क्यों आ रहे, इसमें प्रतिक्रिया होता है हाइड्रोजन से हीलियम में चेंज होता है जिसका नाम है नाभिकीय संलयन। अब नेक्स्ट प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर आपके बीच 39 है। वनों के संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से किस प्रतिक्रियाओं को नियंत्रण करने की आवश्यकता है? अगर वन के संरक्षण करना है यानी बचाना है तो कौन सी प्रक्रिया नियंत्रण करने से आवश्यकता पड़ सकती है? तो 39 का आंसर अगर देखा जाए तो क्या होगा? अतिचरण यानी पेड़ों का अंधाधुंध कटाई के साथ एक खनन करना, अतिचरण, सभी इसका राइट आंसर होगा। 40 की बात करते हैं कि वह पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा उपघटित हो जाती है वो कहलाती है, क्या कहलाती है? 40 का अगर आप आंसर देखें तो ये हो जय निम्नीकरण होगा, यानी आंसर इसका ये होगा। चलते हैं 41वें प्रश्न की ओर। जो प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, अमीटर में निम्नलिखित किसका माप किया जाता है? अमीटर एक यंत्र होता है जिसमें क्या चीज़ का नाप किया जाता है? विद्युत धारा का नापा जाता है। एमीटर में कहता है कि वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जाओं को यांत्रिक ऊर्जा को बदल देती है वो कहलाती है। यानी कौन सा ऐसा यंत्र है या मशीन है जो विद्युत धारा को यानी करेंट लेता है और नचाता है? क्या करता है? नचाता है। कौन होगा? विद्युत मोटर। यानी विद्युत मोटर में अगर आप करेंट देंगे, इलेक्ट्रिक करेंट देंगे तो नाचेगा कौन? यंत्रिक अर्थ है नाचना, यानी विद्युत मोटर। यानी आंसर इसका बी हो गया। समझ में आ गया होगा तो लाइक कीजिए और दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर आपके बीच पूछ रहा है मीनर फार्मूला क्या है? दर्पण फार्मूला क्या है? 1+b+1+u/1/f। एक्स का आंसर अगर देखा जाए 43 का तो क्या होगा? ए होगा। यानी इसका आंसर आप 1/v+1/u बराबर 1/f इसका राइट आंसर होगा, जो ऑप्शन नंबर 1 है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर आपका 44 है, यानी 44 नंबर प्रश्न का निकट दृष्टि दोष निम्नलिखित किस लेंस द्वारा हटाया जा सकता है? सबसे बड़ा चीज समझने की जरूरत है, निकट दृष्टि दोष क्या होता है? कहता है निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं स्पष्ट रूप से क्या होता है? दिखाई देता है, परंतु दूर का स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता है। कहता है ऐसी आंखों के दोष जिसमें निकट की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देता है जबकि दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता है, उसका नाम क्या है? निकट दृष्टि दोष। इस दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका देखा जाए
इसका ऑप्शन नंबर देखा जाए तो अवतल लेंस यानी बी नंबर राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर आपके बीच 45 है। पौधे में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? पौधे में जनन अंग यानी पौधे की निर्माण कहाँ से होती है? तो पुष्प में होते हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर आपके बीच ये रहा। मेंडल ने अपने वांशिकता हेतु पौधे का उपयोग किया था। मेंडल ने सबसे पहले जो वांशिक को उपयोग किया था उसका मोटर का नाम है, मोटर पर किया था। अब नेक्स्ट प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर आपके बीच 47 है। पारिस्थितिक तंत्र ऊर्जाओं का प्रवाह किस दिशा में होती है? यानी 47 का आंसर देखा जाए एक के दिशीय में होता है। अब नेक्स्ट प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर आपका 43 है। कहता है ओजोन परत पाए जाते हैं। सबसे बड़ा चीज़ होता है ओजोन होता क्या है? ओजोन एक जो हमारा ब्रह्मांड है उसमें एक लेयर है। ओजोन का फॉर्मूला होता है O3 एंड ट्राई ऑक्साइड इसको कहा जाता है। वायुमंडल के निचले परत सतह में, वायुमंडल ऊपरी सतह में, मध्य में होती है। यानी वायुमंडल का मध्य में पाया जाता है जिसका नाम क्या है? ओजोन। इसका डिटेल हम बता देंगे आपको। नेक्स्ट क्लास आप ज्वाइन कर लीजिएगा तो उसको बता दिया जाएगा। अब नेक्स्ट प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर आपके बीच 49 है। दाढ़ी बनाने वाला दर्पण प्रयुक्त किया जाता है। कौन ऐसा दर्पण है जिसमें दाढ़ी बनाया जाता है? जिसका नाम क्या है? अवतल, यानी उसका नाम क्या है? अवतल दर्पण, यानी अवतल दर्पण। अवतल माने होता है बड़ा, जिसमें आपको क्या हो सके बड़ा देखा जा सकते हैं। इस तरह कलाई रहता है नीचे की ओर, यानी अवतल दर्पण। जो 49 का आंसर अगर आप देखते हैं तो सी होगा। हम 50 नंबर प्रश्न को बढ़ते हैं। कहता है प्रकाश का परिवर्तन कितने नियम है? प्रकाश के परिवर्तन का 2 नियम है। कहता है प्रकाश के परिवर्तन, पहला नियम है कि आपतित कोण परिवर्तन कोण के बराबर होती है। कहता है कोई अगर आप आ रही आपतित किरण प्रवर्तित किरण से जितने ही कोण पाती उतना चल जाती है, अभिलंब से होकर जाती है। इन इसके 2 नियम हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 51 प्रश्न की ओर हम आगे हैं। चलिए 51 पर हम आगे हैं। कहता है निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। यानी निर्वात है, निर्वात का अर्थ है जहाँ हवा ना हो, उसमें प्रकाश का चंद 8 मीटर पर सेकेंड्स। यानी ऑप्शन नंबर देखा जाए तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपका ए नंबर है। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कहता है किसी दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है। कौन ऐसा दर्पण है जिसमें सबसे बड़ा प्रतिबिंब बनता है? तो जिसका नाम है अवतल दर्पण। जो ऑप्शन दांत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजी के दांत को बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किया जाता है? किसमें किया जाता है? जिसका नाम है अवतल। किसका नाम क्या है? अवतल, यही है अवतल। अवतल जिसमें बाहरी भाग जो होता है कलई होता है और बाहर से देखा जाता है जो प्रतिबिंब क्या होता है? बड़ा दिखाता है। जो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 54 है। कहता है किस दर्पण की केवल आभासी कलात्मक प्रतिबिंब बनता है? यानी आभासी और कलात्मक अर्थ है, यानी क्या है? कलात्मक और आभासी। इसमें देखा जाए तो 54 का आंसर अगर आप देख लें तो डी नंबर समतल और उत्तल दोनों होगा। हम चलते हैं 55 नंबर प्रश्न की ओर। 55 नंबर प्रश्न कहता है मोटर चालक के सामने लगा दर्पण साइड मिरर होता है। यानी मोटर चालक कोई भी गाड़ी अगर चालक कर रहे हैं तो उसके सामने लगे हुए दर्पण कौन सा दर्पण होते हैं? जो होते हैं उत्तल दर्पण। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर आपके बीच कहता है गोलीय दर्पण में परावर्तन पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाती है क्या? 56 का आंसर अगर आप देखें तो इसका बी होगा, यानी वक्ता त्रिज्या। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। कहता है प्रकाश तरंग का उदाहरण है। यानी प्रकाश तरंग का उदाहरण कौन सा है जो आपको विद्युत चुंबकीय तरंग पर है? अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 58 है। गोलीय दर्पण की फोकांतर एवं वक्ता त्रिज्या के बीच संबंध होता है। यानी 58 अगर आंसर देखिए तो उसमें क्या होता है? F बराबर R/2 होता है। जो ऑप्शन नंबर सी है। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते कहता है कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी? अगर कोई समतल दर्पण जिसमें आप खड़े होकर मुंह हाथ देखते हैं वो समतल दर्पण होता है, उसमें कैसा प्रतिबिंब आपको बनेगा? तो आभासी और बराबर बनेगा। हम 60 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते कहता है सोलर कुकर में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? उत्तल लेंस, उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण का। तो 60 नंबर का आंसर देखा जाए तो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, क्योंकि उसमें प्रकाश जो होता है एक जगह केंद्रित करना पड़ता है। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर आपके बीच 61 है। कहता है टर्च लाइट का प्रवर्तक सतह होता है। यानी टर्च लाइट जो बनाया जाता है उसका प्रवर्तक सतह कैसा होता है? तो वो भी होता है क्या? अवतल दर्पण की तरह होता है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि यदि किसी
बिंब का प्रतिबिंब अवर्धन ऋणात्मक हो तो उस बिंब प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगा। अगर यानी किसी का क्या होगा प्रतिबिंब, यानी प्रतिबिंब धनात्मक यानी ऋणात्मक, एम जो हो क्या हो नेगेटिव हो, तो उसकी यानी एफ यानी क्या होगा प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगा, यानी इमेज कैसा बनेगा। इमेज की प्रकृति क्या होगा। 62 का अगर आंसर देखा जाए तो ये होगा यानी वास्तविक और उल्टा होगा। हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 63। किसी दर्पण के सामने आप चाहे जितनी दूरी पर खड़ी हो आपका प्रतिबिंब सीधा ही बनता है, यह संभव किस दर्पण में है। यानी कहता है किसी अगर आप दर्पण के सामने खड़ा होते हैं तो आप जितना दूर पर खड़े हैं आपको उतना ही दूर पर प्रतिबिंब और सीधा दिखाता है, तो कौन सा दर्पण है। समतल दर्पण, सीधी सी बात है, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। चलते हैं 64 नंबर प्रश्न की ओर। कहता है कि अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का बिंब प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया जाए तो वस्तु की स्थिति होना चाहिए। पहला फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच। दूसरा कहता है वक्ता केंद्र और वक्ता केंद्र पर दर्पण और ध्रुव के बीच, और इसमें कोई नहीं। यानी ऑप्शंस नंबर अगर इसमें दिखा जाए 64 का तो डी नंबर होगा, फोकस दूरी और ध्रुव के बीच बनती है। 65 न कहता है यदि किसी क्वेश्चन से यदि किसी बिंब की प्रतिबिंब अवर्धन ऋणात्मक हो यानी एम जो हो क्या हो नेगेटिव हो तो उसकी फोकस प्रकृति क्या होगा। पहला कहता है वास्तविक और उल्टा होगा। उसके बाद दूसरा कहता है वास्तविक और सीधा होगा, काल्पनिक और उल्टा होगा, लेकिन काल्पनिक और सीधा होगा। डी नंबर राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 66 है जो कहता है प्रश्न 66। इन 66 नंबर अगर प्रश्न की ओर हम बढ़ें, कहता है कि किसी वस्तु का अवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, यानी क्या समतल दर्पण नहीं होगा, यानी समतल दर्पण नहीं होगा, सभी दर्पण गलत होगा, उत्तल दर्पण भी गलत होगा, सही कौन होगा अवतल दर्पण। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर आपके बीच 66 है। निम्न में से कौन सा उत्तल दर्पण की फोकस दूरी जिनकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर हो तो क्या होगा फोकस दूरी जिसकी वक्रता त्रिज्या ए बराबर क्या होता है, ये बराबर होता है यानी r/2 यानी d/2 होता है, तो r कर दिया 16 होगा। 16 क्या होगा पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा, सबसे बड़ा चीज़ ये जानना जरूरी है, तो ये पॉजिटिव होगा यानी f बराबर होता है d/2। तो आप 32/2 कीजिएगा तो 16 पॉजिटिव हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर आपके बीच ये रहा 68। कहता है कि परिवर्तन के नियम निर्धारित करती है, यानी 68 का आंसर देखा जाए तो ये होगा आपतन कोण परिवर्तन कोण के बराबर। हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। कहता है कि समतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब होता है, यानी समतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब क्या होता है काल्पनिक होता है। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर आपके बीच 70 है। कहता है कि समयुगी फोकस केवल संभव होता है। 70 के आंसर भी हो केवल अवतल दर्पण होता है। हम चलते हैं 71 नंबर क्वेश्चन की ओर। कहता है 71 नंबर क्वेश्चन कहता है आपके लिए 71 नंबर अगर क्वेश्चन का अगर हम आंसर देखते हैं तो कहता है कि उत्तल दर्पण की प्रतिबिंब सदैव होता है, यानी उत्तल लेंस का सदैव क्या होता है तो वक्ता केंद्र और अनंत के बीच होता है। चलिए नेक्स्ट 72 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 72 नंबर प्रश्न आपके लिए कहता है किसी दर्पण का मध्य बिंदु कहलाती है ध्रुव, यानी किसी दर्पण का मध्य बिंदु जो होगा मान लीजिए दर्पण है या मध्य पी यानी पोल कहलाता है यानी ध्रुव। नेक्स्ट प्रश्न को कहता है कि समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होता है। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या के जो प्रश्न है वो क्या होता है अनंत होता है, यानी r बराबर इन्फिनेटिव होता है। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर आपके बीच ये रहा हजामत बनाने वाले व्यवहारिक किया जाता है कौन सा दर्पण का, 74 का आंसर अगर देखा जाए तो ये बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर आपके बीच 75 है। समतल दर्पण की रेखीय आवर्धन बराबर होती है, यानी 75 नंबर अगर प्रश्न देखा जाए तो उसका सी होता है एम बराबर होता है 1 के बराबर होता है। 76 कहता है प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की बिंब की ऊंचाई के अनुपात कहलाती है क्या। 76 के आंसर अनुवर्धन कहलाती है यानी एच। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर आपके लिए 77 गाड़ियों में अग्रदित किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, यानी बी अवतल दर्पण।
नेक्स्ट प्रश्न है आपके लिए, कहता है दर्पणों के उपयोग में सभी दूरियां मापी जा सकती है। क्या नापी जा सकती है? फोकस दर्पण की फोकस दूरी यानी बी होगा। कहता है गोलीय दर्पण जिसका दृष्टि क्षेत्र बहुत विस्तृत हो जाती है वो क्या कहलाती है? यानी 79 का देखा जाए तो बी यानी उत्तल कहलाती है। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर आपके बीच ये रहा और ये प्रश्न 80 मैंने इसमें करा रहा हूँ। कहता है गोलीय दर्पण के लिए यू वी एफ की संबंध क्या होगा? तो 80 का आंसर देखा जाए तो सी यानी एफ बराबर होगा यू वी बाई यू प्लस वी। यानी ये आंसर आपको मैंने 80 प्रश्न कराया जो मस्ट वी आई है, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बेस्ट ऑफ लक आप सभी को, और क्लास दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा पूरे क्लास करने के बाद। और आपके लिए नेक्स्ट हमारा सेकेंड पार्ट इसका आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।